Hi everyone, welcome to Unacademy. I am पारस चिटकारा एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS3 की आंसर राइटिंग। ऑलराइट, अब GS3 में हमारा क्या क्या आता है? इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 15 मार्कर्स और 2 10 मार्कर। ठीक है, तो अब देखेंगे, हम समझेंगे कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के आंसर्स कैसे प्रैक्टिकली वहाँ पर लिखे जाएंगे, कैसे इसमें हमें वैल्यू एडिशन करना है वाया डेटा डायग्राम्स। ठीक है, तो हमारा फोकस उसी चीज़ पर रहेगा कि प्रैक्टिकली कैसे वहाँ पर हमारा आंसर लिखा जाएगा 10 मिनट, 11 मिनट और 7 मिनट में। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेंगे इकोनॉमी का, एक इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एग्रीकल्चर और एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है इकोनॉमी का। अब हमें पता है गवर्नमेंट हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, देयर हैव बीन मैनी इनिशिएटिव्स, जैसे NIP लेकर आए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NMP स्टार्ट किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ऑलराइट, सो इसी वजह से हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ ले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस क्यों कर रही है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, अब इसीलिए ये पहला क्वेश्चन उसी के बेसिस पर बना है। क्या क्वेश्चन है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच इकोनॉमी स्टैंड्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसकी कोर डिमांड समझो, इसको पहले पॉज कर कर सब पार्ट्स में डिवाइड करो, तोड़ो इसको सब पार्ट्स में। क्या बनेगा इसका आंसर? कितने सब पार्ट्स बनेंगे इसके? क्या इंट्रोडक्शन आएगी? तो पहले हमें बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे फाउंडेशन बना रहा है हमारी किसकी? इकोनॉमी की। ठीक है, और फिर क्या पूछा है? डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस। हमेशा क्वेश्चन पेपर पर सब पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेना और ऐसे उसको क्वेश्चन पेपर पर, दिस इज QCAB में मत करना, क्वेश्चन पेपर पर अंडरलाइन कर कर ऐसे लिख लेना ऊपर 1 2 3। ठीक है, ताकि तुम्हें पता चल जाए सब पार्ट्स कौन से हैं और तुम कोई सब पार्ट मिस ना करो। ऑलराइट, तो अब इसमें किसकी बात करनी है हमें? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस बता देंगे, फिर नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ NIP की स्पेसिफिक बता देंगे। अब देखो, मैंने बोला था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन होती हैं। ठीक है, डेटा रिपोर्ट बेस्ड होती हैं और डेफिनेशन बेस्ड, आयरनी बेस्ड, कोई करंट बेस्ड हम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं। तो हम इसमें ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली हम एक डेटा के बेसिस पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के आंसर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट डेटा, ये याद रखना। इकोनॉमी के आंसर्स डेटा के बिना इनकम्प्लीट है। अब इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, हमेशा जब भी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ऐसी चीज़ लिखो तो उसको हमेशा अंडरलाइन कर दो या बॉक्स कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया हैज़ टू स्पेंड, अब ये एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आ गया। अगर तुम सोर्स नहीं लिखोगे ना ऐसे डेटा के साथ तो मुश्किल हो जाए एग्जामिनर को भी बिलीव करना। वो सोचेगा कि भाई ये तो अपने आप हवा में बातें कर रहा है, अपने आप ही डेटा बना कर लिख रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट ऐसा सिग्निफिकेंट डेटा है उसके साथ सोर्स मेंशन कर दिया करो। इंडिया हैज़ टू स्पेंड 4.5 ट्रिलियन डॉलर, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये हमारा कोर कीवर्ड बन गया। 4.5 ट्रिलियन डॉलर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030 इन ऑर्डर टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने ये सिग्निफिकेंस बता दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हमें इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो हमने डेटा से लिंक कर कर बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है 2030 तक इफ़ वी स्पेंड 4.5 ट्रिलियन डॉलर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विल हैव टू स्पेंड इतना टू सस्टेन अवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फिर लिख दो वही वही एग्जैक्ट लाइन ले लो, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एनी इकोनॉमी। कीवर्ड उठा लिया मैंने, फाउंडेशन ये दिया था ना उसने, फाउंडेशन कीवर्ड, वही कीवर्ड उठा लिया। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन
ऑफ एनी इकोनॉमी। अब देखो, अब 15 मार्कर है, तो 15 मार्कर में हमें भी ऑलरेडी नो कितनी स्पेस मिलेगी, 3 पेजेस, एक ये और एक ये। तो हमें इसके साथ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फाउंडेशन वाला पार्ट। तो उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारी प्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगी और थोड़ा वैल्यू एडिशन भी लगेगा। तो वो कैसे फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, तो यहाँ लिख दो फाउंडेशन। कैसे बिल्ड कर रहा है फाउंडेशन, कैसे करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, इंक्रीजेस ट्रेड और इट लीड्स टू वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं इकोनॉमी के जो तुम्हारे आंसर्स में दिखने चाहिए। यही बोला ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आंसर हो उसमें तुम्हें अपने कीवर्ड्स डालने ही डालने हैं। चाहे इकोनॉमी में ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे, फिर पॉलिटी में क्या क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वो हमने जैसे GS2 में लिखा था। ठीक है, तो इकोनॉमी के स्पेसिफिक कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में तुम्हें दिखाने हैं। वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ होगी, फिर और क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगेन कीवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन ऑल सेक्टर्स। ऑलराइट, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, हेल्प्स इन हार्नेसिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये हमने ब्रीफली शॉर्ट में जो पहला हमारा स्टेटमेंट थी उसको एड्रेस करके बता दिया। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा उस स्टेटमेंट को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि उसने लिखा भी है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फिर हम आ जाएंगे NIP के ऊपर। तो अब NIP के बारे में हम पहले कुछ स्पेशल उसके फीचर्स बता सकते हैं क्या है। ठीक है, तो अब बता दो कि इन दिस स्लाइड गवर्नमेंट लॉन्च्ड NIP विद अ टारगेट। क्या टारगेट था NIP का, 111 लाख करोड़। टारगेट टू स्पेंड 111 लाख करोड़। इसको बॉक्स कर दो या अंडरलाइन कर दो, रुपीज 100 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, NIP की, तो NIP का डायग्राम बना के NIP के फीचर्स लिख देंगे। लिख दो यहाँ पर, वही हब एंड स्पोक वाला बना दो इसमें NIP। अब इसमें क्या क्या कवर होता है हमारा, दोनों ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं। फिर PM गति शक्ति से लिंक किया उसने, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बोले थे, एनर्जी, रोड, रेलवे। ऑलराइट, तो उसके 2-3 फीचर्स हम लिखकर बता देंगे। तो इसमें क्या क्या कवर करता है, कवर्स ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स। ओके, फिर लिंक्स विद PM गति शक्ति। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या था कि 39% सेंटर करे, 39% स्टेट्स करें और 22% प्राइवेट सेक्टर करे। ठीक है, नीचे लिख दो क्या है ये, फिगर NIP के फीचर्स। तो ये पहले पेज पर हमने पूरी कोर डिमांड की जो स्टेटमेंट थी उसको एड्रेस कर लिया। ठीक है, हमने बता दिया उसको कि ये है इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला 4.5 ट्रिलियन, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन कैसे बनता है वो भी बता दिया। फिर NIP के फीचर्स भी हमने बता दिए, उसका बजट में टारगेट कितना दिया था NIP का, 111 लाख करोड़, वो भी बता दिया। तो ऐसे ये एक हमारी स्टार्ट हो गई आंसर की, कॉन्टेक्स्ट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद वो बात करेगा डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ NIP। ठीक है, तो नीड और सिग्निफिकेंस का क्या पर्पस होगा। अब नीड में हम क्या बताएंगे, नीड में हमें बताना है कि क्यों हमें NIP चाहिए, क्यों हमें चाहिए, हम कब कैसे हम बता पाएंगे हमें NIP क्यों चाहिए, जब हम कुछ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करना है, ऑब्वियसली इसीलिए ही चाहिए। ठीक है, तो नीड में हम बताएंगे कि जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उसको सॉल्व करने के लिए। फिर सिग्निफिकेंस में जाकर उसी को डिटेल में बता देंगे कि हाँ उसका बेनिफिट क्या होगा।
ठीक है, तो समझ रहे हो, तो ये बहुत ही सिमिलर कीवर्ड्स हैं दोनों, इस बार इसने क्वेश्चन में पूछे, नीड और सिग्निफिकेंस। तो इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आंसर लिखना, बट समझ के लिखो कि नीड में हम लिंक करेंगे कि जो चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व कर रहा है ये, ठीक है, और सिग्निफिकेंस में हम फिर जाके डिटेल में बताएंगे कि कैसे वो सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, उससे क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो लिख दो, क्या कीवर्ड क्या था क्वेश्चन में, डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ NIP। तो क्या है, नीड ऑफ NIP, पहले ये लिख दिया हमने, ठीक है। किस लिए, क्या होगा NIP से, क्यों हमें चाहिए, टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट साइकिल इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, और टू मेक द ग्रोथ इंक्लूसिव, अभी इतना अनएम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है हमारा, PLFS का डेटा कोड करके लिख दो, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पता है ना हमें ऑलरेडी, इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, उसको कम करेंगे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला हमने ऑलरेडी पॉइंट देख लिया, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है। इसके अलावा एग्रीकल्चर कनेक्टिविटी, ठीक है, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी, तो ये अभी भी हमारे लिए कुछ एग्जिस्टिंग चैलेंज बने हुए हैं, जिसकी वजह से, जिसके लिए, जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें NIP की ज़रूरत है। तो यही बताना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नीड फॉर NIP टू मेक द ग्रोथ इंक्लूसिव, देखो कीवर्ड आ गया हमारा इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, सिलेबस का पार्ट है, एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स, ब्रैकेट में लिख दो PLFS का डेटा 4.5%, या अभी जो एग्जैक्ट डेटा है वो लिख लेना, ये पुराना डेटा था, ठीक है। उसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा, टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो भी कीवर्ड लिख रहे हो उसको हमेशा अंडरलाइन कर देना। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई है, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितने परसेंट है, 14%, तो उससे क्या हो रहा है, रिड्यूसेस द कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। उसके अलावा क्या इशू है, हमारी लो पेनिट्रेशन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, किधर, इन रिमोट एंड रूरल एरियाज, सिंपल। तो हम ये सारे चैलेंजेस बता रहे हैं, इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए वी नीड NIP, ठीक है। फिर टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो हमने ये चैलेंजेस की हेल्प से समझा दिया कि इन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, इन सारे इश्यूज के लिए वी नीड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और किस लिए यूज़ करना है हमें, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसके बाद लिख दो ब्रैकेट में, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, जो भी हमारे इनिशिएटिव हैं, ठीक है। तो ऐसे एक दो स्कीम के नाम लिख दिए हमने, ऑलराइट। ये हो गया हमारा पहला सब पार्ट। अब आएगा हमारा सेकंड सब पार्ट। सेकंड सब पार्ट में उसने क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस में हम यही बता देंगे कि उसके साथ क्या क्या डिटेल में फ़ायदा क्या होगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है, अगेन सब पार्ट लिखा, और सब पार्ट लिखते ही उसको हमने बॉक्स कर दिया। तो सिग्निफिकेंस ऑफ NIP, क्या सिग्निफिकेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टीप्लायर
इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ही बोला था फॉर एवरी 1 रुपी वी स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जीडीपी हमारी बढ़ती है 2.5 रुपीज़, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगेन कीवर्ड आ गया, कोट अनकोट कर दो या फिर उसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो लिख दो एग्जाम्पल, केपेक्स मल्टीप्लायर क्या होता है इसका, 2.5 फॉर एवरी 1 रुपी स्पेंड जीडीपी इंक्रीजेस बाय 2.5। ये किसने बोला है, इकोनॉमिक सर्वे ने, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा हमारा ये। फिर क्या होगा, इट विल इम्प्रूव कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करवाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टारगेट करेगा। एग्रीकल्चर को क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा होगा, कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे हम, तो हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉसेज हैं वो कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस कम हो जाएंगे, ऑलराइट। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट देगा, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिख दो, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके अलावा और क्या पॉइंट लिखेंगे, हमारी इंटरलैंड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और क्या होगा, अगर हमारी रोड्स अच्छी होंगी, सड़कें अच्छी होंगी, तो उससे क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। क्यों, क्योंकि आज भी 85% हमारा फ्यूल इम्पोर्टेड है, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा होगा। और हमारे जो इन्वायरमेंट पे है उस पर भी अच्छा फ़ायदा होगा, उस पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशंस कम होगा, ठीक है। तो हमारे INDC पेरिस टारगेट्स वो सब अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। तो लिख दो वही, क्या फ़ायदा हो रहा है, फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीजेस, and logistics cost will also decrease। क्या फ़ायदा होगा इससे, ब्रैकेट में लिख दो 10, करंट अकाउंट डेफिसिट भी डिक्रीज हो जाएगा, और 85% फ्यूल आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वहाँ लिखकर, ये एरो वैरो लिखकर वहाँ पर तुम समझा सकते हो। तो पूरा पूरा ग्रामर में सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाने के लिए इट कैन बी डन, इकोनॉमी में खास करके ये किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होगा, इम्प्रूव्ड रूरल एंड अर्बन कनेक्टिविटी दोनों जगह पर, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद और क्या क्या लिख सकते हैं हम, पता था टारगेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इन्वेस्टमेंट साइकिल वाला हमने एक पॉइंट लिखा था ना, इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो अब उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं इट विल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकता है वो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्राउडिंग इन, crowding in and increased FDI, all right।
ये लिख दिया। और फिर और क्या फ़ायदा हो रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, और इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी, मार्केट एक्सेस बढ़ गई, जो एरियाज मार्केट से कनेक्टेड नहीं थे अब वो भी मार्केट से कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी रीच बढ़ रही है। ऑलराइट, तब ऐसे तुम्हें पॉइंट सोचने हैं ना, तो पॉइंट सोचो कि अगर तुम्हारे घर के बाहर फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, तुम्हारे घर से तुम्हें दूसरी सिटी पे जाना है, वहाँ पे आज तक कोई रोड नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने अगर उसके लिए एक सुपर फास्ट हाई स्पीड रोड बना दी जिस पे तुम हाई स्पीड पे गाड़ी चलाकर जा सकते हो, तो क्या क्या फ़ायदा होगा, खुद सोचो। एम्प्लॉयमेंट बनेगी, एक तो बनते हुए जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके बाद, ठीक है, फिर जो हमारी गिग वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब तुम्हें दूसरे शहर से कुछ भी मंगवाना है वो रोड के थ्रू आएगा। फिर और क्या फ़ायदा होगा, फ्यूल कम लगेगा उसका, पहले उसके 500 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, वो डायरेक्टली उस रोड से आएगा, तो फ्यूल कम हो गया, फ्यूल कम हो गया तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट्स कम हो गया, इसीलिए हमारे एमिशंस भी कम हो गए, पेरिस डील में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना सीखो। फिर और क्या फ़ायदा होगा, उसके थ्रू जो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो होगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ग्रो करेंगी वहाँ पर, जैसे ढाबे खुल गए, दुकानें खुल गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी उधर, तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऑलराइट, तो ऐसे सोच कर देखो कि अगर दो जगह को कनेक्ट करना है हमें, या दो जगह आज तक कभी कनेक्ट नहीं हुई, तो अगर हम एक हाई स्पीड ट्रेन से या एक बढ़िया सी रोड से, एक्सप्रेस वे से उन्हें कनेक्ट कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक, और ऐसे ही वहाँ पर पॉइंट जनरेट करने हैं। ऑलराइट, बस अब इन पॉइंट के साथ डेटा सब्सटैंशिएशन करने की ज़रूरत है और कीवर्ड्स डालने हैं, यही तो है, बस बेसिक एक बार अंडरस्टैंडिंग बनाओ, फिर उसको उस पेपर की लैंग्वेज के कीवर्ड्स के थ्रू लिख कर आ जाओ। विल स्पर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, इसको क्या बोला था उसने, कंजम्पशन को, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला था इसको, इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लिख दो ब्रैकेट में इकोनॉमिक सर्वे। ऑलराइट, तो हमने अब ये दोनों पार्ट एड्रेस कर लिए। फिर 15 मार्कर है और इतनी सी जगह बच रही है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना, वहाँ पर भी तुम एड्रेस कर कर आ जाओ कि उसके एग्जिस्टिंग अभी चैलेंजेस क्या होंगे फिर, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो लिख दो क्या चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, हाई जेस्टेशन पीरियड। अब अगर हम फ्लाईओवर बनाना शुरू करेंगे तो एक दिन में थोड़ी बन जाएगा, हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 5 हफ्ते लग जाए। ठीक है, तो लिख दो हाई जेस्टेशन पीरियड, और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। पता होगा सबको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, पैसा ही नहीं दे पा रहे बैंक्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे। ऑलराइट, फिर लो इन्वेस्टमेंट्स। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो लिख दो स्टेप्स टेकन। क्या किया है, क्या लेकर आया है एनआईपी, और क्या कर रहा है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ऑलराइट, फिर उसके अलावा इन्वेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ताकि इन्वेस्टमेंट कर सकें, ईसीबीज में छूट दे दी उसने, और पीएलआई स्कीम। तो ऐसे कर कर हमने लिख दिया कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और इसको चाहो तो ऐसे बॉक्स कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे एक कंक्लूजन, जिसमें हम बता देंगे कि क्या उसका बेनिफिट है या क्या ओवरऑल उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है एनआईपी का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एनआईपी इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, और जो हमारे और लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करेगा,
और हमारा जो टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2025 तक, उसे अचीव करने में हेल्प करेगा। सिंपल। तो लिख दो NIP इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन to solve India's long-standing infrastructure challenges। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना और यहाँ NIP को बॉक्स कर देना। तो इट इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन टू सॉल्व इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर challenges and achieve the goal of $5 trillion economy by 2025। सिंपल। तो ऐसा वहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, ऐसा आंसर वहाँ पर हमें बनाकर लिखना है। ठीक है, 11 मिनट में इससे ज़्यादा तुम वहाँ नहीं लिख पाओगे, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दिस आंसर कैन नॉट बी परफेक्ट। इसमें तुम सोच सकते हो कि बहुत सारे मैं और पॉइंट्स लिख कर और अच्छा बना सकता था, ठीक है, बट प्रैक्टिकली उधर 11 मिनट में ऐसा ही आंसर लिखा जाता है। इसमें हमारा देखो डायग्राम्स भी आ गए, हमने इकोनॉमिक सर्वे भी दे दिया। इकोनॉमी के आंसर में देना ही देना है, मैंने बताया था ना पिछली वीडियोज़ में भी। ऑलराइट, तो इकोनॉमी सर्वे भी आ गया हमारा, डेटा भी आ गया, इकोनॉमी के कीवर्ड्स आ गए सारे। फिर हमने सारे पॉइंट्स लिखे, 15 मार्कर था, हमने 6 पॉइंट इसमें लिखे, 6 पॉइंट इसमें लिखे, और उसके साथ चैलेंजेस बताए, स्टेप्स बताए, इंट्रो कंक्लूजन देगा। तो इसमें एग्जामिनर तुम्हें कम से कम 7-7.5 मार्क्स तो देगा ही देगा। ठीक है, तो हमारा यही टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, इससे भी ज़्यादा लेकर आने और इससे ज़्यादा लेकर आओगे तो तुम रैंक 1 बन जाओगे। ठीक है, हर पेपर में तुम 50% मार्क्स ले आओ एंड यू विल बी द रैंक 1। सो ये होगा हमारा, वहाँ पर ऐसा आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, अब उसके सारे हमने कीवर्ड से लिंक कर दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट से बता दिया, क्राउडिंग इन डाल दिया इसमें, फिर इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी बोला किसने है, इकोनॉमिक सर्वे ने, उसको भी अंडरलाइन कर दिखा दो। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सबको तुम्हें अपने आंसर्स में यूज़ करना है और ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा इसका आंसर 3 पेजेस में 15 मार्कर का। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है। ठीक है, अब इसमें वहाँ एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं गिनेगा तुम्हारा बैठ के कि 250 वर्ड में लिखा है या 500 वर्ड में लिखा है। द पर्पस इज कि 3 शीट है तुम्हारे पास, तुम्हें उस टाइम में ये शीट्स भरनी है, एंड आई एम श्योर कि इसमें वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई होगी, हुई भी होगी तो 10-20 वर्ड ज़्यादा। तो इतना चलता है वहाँ पर, कोई बैठकर एक एक वर्ड गिनेगा नहीं। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत छोटी है, फॉन्ट बहुत छोटा है, तो उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तब हो सकता है कि लगे कि तुम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लिख रहे हो। ठीक है, तो इतना बेसिक कंटेंट इसमें आएगा ही आएगा। ऑलराइट, तो ऐसा आंसर वहाँ पर लिखना है इसके लिए, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वीडियो को पॉज करो, स्ट्रक्चर करो इसको, सोचो इसमें कितने सब पार्ट्स हैं, क्या इसकी इंट्रोडक्शन लिखोगे, कैसे बनाओगे इसका आंसर। ये 2022 में यूपीएससी पूछ चुकी है, PYQ का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में तुम्हें मैंने क्या बोला है, इंटरनल सिक्योरिटी का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुम्हें सोचना है कि उधर मैप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है अब, ये नक्सलिज्म पर है। नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो खुद ही बता रहे हैं नक्सलिज्म क्या है। और जैसा तुम्हें हर बार बोला है, जो पहली हमारी इनिशियल स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को एड्रेस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना अच्छा आंसर तुम नहीं लिख सकते।
अगर उसके बिना आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि तुमने क्वेश्चन में एक सब पार्ट मिस कर दिया है। तो जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है वो स्टेटमेंट उसी से ही लिंक्ड होती है, क्योंकि वो हर बार पूछ लेगा इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को तुम्हें एड्रेस कर कर दिखाना है एग्जामिनर को कि हाँ भाई मैं वो स्टेटमेंट समझ गया, मुझे पता है तू क्या पूछना चाह रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है तेरा। ऑलराइट, तो नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, वो खुद ही बता रहे हैं कि नक्सलिज्म क्या है, उसके क्या इश्यूज हैं, कैसे वो वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर in this context discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism। अब इसके तुमने कितने सब पार्ट आइडेंटिफाई किए बताओ, कितने सब पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को एड्रेस करके समझाएंगे, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं, तो ये हो गया हमारा सेकंड सब पार्ट। पहले हम इस स्टेटमेंट को एड्रेस करेंगे, फिर हम बताएंगे इमर्जिंग इश्यूज, फिर हम बताएंगे एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड सब पार्ट। ऑलराइट, तो ऐसे इसका आंसर लिखा जाएगा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इंट्रोडक्शन, फिर ये एड्रेस करेंगे, फिर इन दोनों पे जाएंगे और एक कंक्लूजन लिखेंगे। और इसमें नक्सलिज्म का मैप बनाना ही बनाना है तुम्हें, रेड कॉरिडोर का मैप बनाकर दिखाना है इस आंसर में, ठीक है। तो अब इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, अब दिखाते हैं कोड से। यही पूछा ना, वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो सीधा लिख देते हैं नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, ऐसे हमने कोड से इस बार स्टार्ट किया, और ये किसने बोला है, फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है, इसको चाहो तो अंडरलाइन कर दो इसको, कोड को, कि नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो हम उसमें वही उसकी बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इतना इंपॉर्टेंट थ्रेट है ये। ठीक है, अब उसके बाद नक्सलिज्म क्या है वो बता दो डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में। तो नक्सलिज्म हमारा कोर कीवर्ड है, उसको हमने बॉक्स कर दिया। तो नक्सलिज्म इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, माओइस्ट आइडियोलॉजी पे। तो वही बता दो, इट इज बेस्ड ऑन माओइस्ट आइडियोलॉजी एंड क्या करता है वो बोलता है कि वायलेंस यूज करो टू ओवरथ्रो द इंडियन स्टेट। ये सारा हमने इंटरनल सिक्योरिटी की जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा तो वहाँ से जाकर फिर से एक बार पढ़ के समझ के देख लो। सो नक्सलिज्म इज बेस्ड अपॉन माओइस्ट आइडियोलॉजी एंड एडवोकेट्स, क्या कहता है वो, वायलेंस यूज करो, हथियार उठा लो, ये बोलता है नक्सलिज्म। एडवोकेट्स यूज ऑफ वायलेंस टू overthrow the Indian state ठीक है, एंड और क्या बोलता है, एस्टैब्लिश अ, कौन सी गवर्नमेंट, अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की बात करता है। और वो बोलता है कि यही सॉल्यूशन होगा हमारी सारी सोशो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन का। ठीक है, तो लिख सकते हैं दैट इट इज़, अब यहाँ जगह थोड़ी कम बच रही है तो हमें इसको जल्दी शॉर्टन करके ख़त्म करना पड़ेगा। दैट नक्सलिज्म इज बेस्ड ऑन माओइस्ट आइडियोलॉजी एंड यूज ऑफ वायलेंस ओवर टू द इंडियन स्टेट एज अ solution to socio-economic deprivation। ठीक है, तो हमने बता दिया दैट इट इज़ अ सॉल्यूशन, देखते हैं वो ऐसे, हमने बता दिया
नक्सलिज्म की डिफाइन कर दिया, उसकी आइडियोलॉजी बता दी। अब बताना है कि वो कैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू है, यही थी नहीं स्टेटमेंट? तो बताओ, स्टेटमेंट में यही बोला उसने, नक्सलिज्म सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल ठीक है। तो वो कैसे है एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू, बता दो यहाँ पर। सोशल इशू क्यों है वो, क्या होता है उसमें? सोशल डेप्रीवेशन, मार्जिनलाइजेशन, नॉन इंक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, यही सारी चीज़ें हैं। तो वो ड्राइवर्स ही पूछ रहे हैं इसमें, जो नक्सलिज्म वाली वीडियो में बताया था ना, ड्राइवर्स क्या है नक्सलिज्म के, वही चीज़ उसने बोली है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स, फिर नॉन इंक्लूजन, इकोनॉमिक में क्या होता है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रीवेशन होती है, फिर वो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। ठीक है, उनके राइट्स का वायलेशन होता है, उनको फेयर कंपनसेशन नहीं मिलती। इसी की वजह से वो सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हथियार उठा लो, वायलेंस यूज़ करो, बट दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स, इकोनॉमिक स्फीयर में क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, जल जंगल जमीन। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट डेफिसिट है, गवर्नेंस डेफिसिट है। ऑलराइट, तो ये हमने लिख दिया उसका क्या फैक्टर्स हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। तो लिख दो आगे, ऑल दीज फैक्टर्स culminate into Naxal violence posing a threat to our internal security. ऑलराइट, तो हमने वो उसको एड्रेस कर कर बता दिया कैसे वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू है और कैसे वो कल्मिनेट हो रहा है इनटू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए। अब एक चीज़ मिस है इसमें, क्या, मैप। तो नक्सलिज्म रेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो हमें उसका मैप बनाना ही है। मैप बनाकर अच्छे से नीट क्लीन मैप बनाना, उसमें हम मैप बनाकर दिखाएंगे। तो यहीं से स्टार्ट कर दो, इंडिया का मैप ले लो, बना दो। ठीक है, तो उधर ऐसे रफ मैप भी बनाओगे तो चलेगा, बट इतना ख़राब मत बना देना। ऑलराइट, सो दिस इज़ इंडिया का मैप। यहाँ हमने वो अंडमान दिखा दिया, यहाँ लक्षद्वीप दिखा दिया। सिंपल ऐसा ही मैप बना लेना उधर, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, और इस मैप को हमेशा लेबल कर कर आना, फिगर लिखना नीचे कि मैप में तुम क्या डिपिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं हम मैप में, क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो नीचे लिख दो। क्या आ गया इधर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेड कॉरिडोर, पढ़ा हुआ है हमने नक्सलिज्म वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ लेबल कर कर दिखाओ, दिस इज रेड कॉरिडोर। ठीक है, फिर कुछ स्पेसिफिक ट्राई जंक्शंस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कुछ जगहों के नाम मेंशन कर दो। जैसे ये हो गया हमारा ट्राई जंक्शन, क्या क्या हो गया इधर, तमिलनाडु, फिर केरला, कर्नाटका। इधर इधर कौन सा ट्राई जंक्शन है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, एमपी।
ठीक है, फिर कुछ स्पेसिफिक एरियाज मेंशन कर दो, जैसे कि जो अभी गवर्नमेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ इज द मोस्ट इफेक्टिव। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रीजन्स हो गए, कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसे कि बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। इसके अलावा गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें ऐसा एक मैप डायग्राम बनाकर आना ही है। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें याद रखना ऐसा मैप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, दिखा दिया उसमें हमने रेड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए जहाँ पर स्प्रेड है, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ट्राई जंक्शन दिखा दिया, और गढ़चिरौली महाराष्ट्र बता दिया। अब नीचे इसको लेबल कर देंगे कि रेड कॉरिडोर इन 10 स्टेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो मिनिमम बेयर मिनिमम किया ही हमने, पहली स्टेटमेंट को एड्रेस कर दिया। अब सेकंड सब पार्ट में क्या पूछा है उसने, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड सजेस्ट अ मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। तो पहले हमें बताना है इमर्जिंग इश्यूज। इमर्जिंग इश्यूज क्या है, कोर डिमांड हमेशा एड्रेस करनी है, हमें बॉक्स बनाकर उसको लिखना है कोर डिमांड को, एग्जैक्ट सेम कीवर्ड जो क्वेश्चन में यूज किए हैं। इमर्जिंग इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज क्या है, पहले तो बता दो कि कितना अभी वो स्प्रेड है। तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन 10 स्टेट्स आर LWE अफेक्टेड। अब ये किसने बोला है, किस सोर्स क्या है इसका, MHA का डेटा है, तो लिख दो ब्रैकेट में एज पर MHA। और क्या इमर्जिंग इश्यूज हैं, इट इज़ बीइंग स्प्रेडिंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में भी इसकी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही है नक्सलिज्म की, तो लिख दो स्प्रेडिंग इन अर्बन एरियाज। तो उससे क्या हो रहा है, आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है मूवमेंट को। और क्या इमर्जिंग इश्यूज हैं, अभी भी कॉन्टिन्यूस अटैक्स कर रहे हैं, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जैसे बॉम्ब, IEDs यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वेपन्स AK-47 ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो। तो ये कहाँ से आ रही है उनके पास, आधी से ज़्यादा आ रही है वाया स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स जैसे कुछ पाक लेड ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं इनको, चाइना लेड ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख दो क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ वर्स्ट अफेक्टेड using new technologies like drones, IEDs, AK-47 to target security forces गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। बस इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, क्योंकि उसके बाद हमें मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी भी बतानी है। कीवर्ड हो गया ये हमारा। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई समाधान स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो लिख दो टू टैकल द menace government is focusing
on a multi-layered strategy driven by समाधान डॉक्ट्रिन। उसको बॉक्स कर ज़रूर दिखाना, समाधान को दिखाना ही दिखाना है। यहाँ पे नक्सलिज्म का समाधान हमें करना ही है, ठीक है। तो ये दिखाना है एग्जामिनर को वहाँ लिख के। टू टैकल द मेनेंस गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी ड्रिवन बाय समाधान डॉक्ट्रिन, ठीक है। अब हम वो लिख देंगे, सेकेंड सब पार्ट में हमारा आ जाएगा मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी। अब मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी का क्या फोकस है हमारा, तो वो हम लिख के बताएंगे। बोला था ना इंटरनल सिक्योरिटी में हमेशा वो पूछता है स्ट्रैटेजी, तो वो पूछे चाहे ना पूछे हमें लिखनी ही है। इस बार तो उसने खुद ही पूछ ली थी डायरेक्टली 2022 में। सबसे पहला क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है? गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन यूज ऑफ डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, इसके अलावा इंश्योरिंग देयर राइट्स, इम्प्रूविंग गवर्नेंस, परसेप्शन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में काम कर रही है। तो उसी को ही हम बनाकर लिख देंगे। मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी हमें क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले हम सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स लेंगे, वो लिख देंगे सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स, जैसे कि इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा अब इसमें कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है तो वो लिख देना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इसको अंडरलाइन कर दो। फिर एग्जाम्पल लिखो, किसका एग्जाम्पल लिखेंगे? एग्जाम्पल SRE, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। फिर ग्रे हाउंड्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कौन है हमारे? कोबरा इन छत्तीसगढ़। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे? विल फोकस अपॉन डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? इसमें वी विल बी फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल एकलव्य स्कूल्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा हमें क्या करना है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो वही था ना, उसने पूछा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, तो 3 पॉइंट तो हमने वही उठा लिए। उसके अलावा सिक्योरिटी ले लिया, गवर्नेंस रिफॉर्म्स ले लिया। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कैसे हम करेंगे? स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ऐसे ही शॉर्ट में लिखना पड़ेगा वहाँ क्योंकि स्पेस कम बचेगी। PM कौशल विकास योजना, मनरेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर और क्या करेंगे हम? गवर्नेंस रिफॉर्म्स। उसमें क्या करेंगे? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेसा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मोर पावर दो, ठीक है। तो इफेक्टिव
implementation of पेसा, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उनको रिहैबिलिटेट करना है, तो डी रेडिकलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन पे फोकस करेंगे। रिहैबिलिटेशन, देखो कहीं भी एक्सट्रीमिज्म हो उसमें यही सिंपल स्टेप्स रहेंगे हमारे। सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर दो, टेक्नोलॉजी यूज़ करो, फिर सोशल डेवलपमेंटल फैक्टर्स पे फोकस करो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करो, उनकी रिहैबिलिटेशन करो, डी रेडिकलाइजेशन करो और कम्युनिटी एंगेजमेंट करो। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन। जैसे कि सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन स्कीम, उसके अलावा क्या करना है हमें, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड परसेप्शन मैनेजमेंट, जैसे कि वाया बस्तर डायलॉग। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने ये सारे 6 पॉइंट्स लिखकर 6 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी बता दी हमने, समाधान डॉक्ट्रिन लिख दिया हमने, वहाँ पर डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स रेड कॉरिडोर्स कैन बिकम ग्रोथ कॉरिडोर्स ऑफ द कंट्री। तो जुमला डाल दो, ठीक है, 10 with a multi-pronged strategy and collective efforts red corridors could become the growth corridors of the country। ठीक है, तो रेड कॉरिडोर्स कुड बिकम द ग्रेट कॉरिडोर्स ऑफ द कंट्री। तो हमने ये जुमले से ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ विल हैव टू राइट द 15 मार्क। अब ये बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है, तो हमने पहले उसे समझा दिया कि कैसे नक्सलिज्म एक सोशो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल चैलेंज है। कोर्ट से स्टार्ट कर दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी डिटेल में, फिर एड्रेस किया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू कैसे है वो। ठीक है, फिर हमने देखा सेकंड सब पार्ट में उसने क्या पूछा, इमर्जिंग इश्यूज और मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पूछी। तो ऐसे हमने बता दिया इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायग्राम बनाकर दिखाना था, वो भी बनाकर हमने दिखा दिया इसको। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लिख दी। और ये याद रखो, देखो कैसे हर पॉइंट के साथ हमने एक एक एग्जाम्पल डाला है, बस्तर डायलॉग, एकलव्य स्कूल्स, ग्रे हाउंड, कोबरा। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पर मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लिख रहे हो तो हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल डालकर आना है। GS3 इज़ ऑल अबाउट गुड डेटा, एग्जाम्पल्स, कोड डिमांड हिट करना, सॉल्यूशंस बताना और ऐसे अच्छे डायग्राम्स बनाना। ठीक है, तो वहाँ प्रैक्टिकली 11 मिनट में ऐसा ही आंसर लिख पाओगे तुम। ठीक है, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन वी आर टेकिंग मोर टाइम, बट वहाँ प्रैक्टिकली ऐसा ही आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब कुछ बच्चों का यही डाउट था कि वर्ड लिमिट हमारी एक्सीड हो रही है आंसर्स पे, या ये 250 वर्ड्स है या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ हमने एड्रेस कर ली है, दैट वी हैव टू फिल द 3 शीट्स। अगर तुम्हारा फॉन्ट छोटा है तो हाँ, तब तुम्हें देखना पड़ेगा कि वर्ड लिमिट कितनी जा रही है, बट इतनी ज़्यादा वर्ड लिमिट की टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें बस वहाँ पर तीनों ये शीट फिल करनी ही करनी है। ठीक है, और ये जो हमारा जो अभी मैंने लिखा है उस बेसिस पर तो ये 250 वर्ड्स हुए भी नहीं होंगे, तो वहाँ कोई बैठकर गिनेगा नहीं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना।
ऐसा तुम्हें वहाँ अच्छा आंसर लिख कर आना है फॉर 15 मार्कर। फॉर दिस यू विल बी इजीली गेटिंग 7-7.5 आराम से मिल जाएगा वहाँ पर। और यही हमारा टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम लेके आ सकें इस 7.5 को, और आधा मार्क्स बढ़ाएं, 8 पे लेकर जाएं, फिर 8.5 पर लेकर जाएं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन, PYQ में पूछा था और एग्रीकल्चर वाली वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है क्वेश्चन, कितने सब पार्ट्स हैं इसके, पॉज कर कर बताओ। तो कितने सब पार्ट्स बन रहे हैं इसके? पहला हो गया व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ PDS, सिंपल, और हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। सेकंड सब पार्ट हो गया ये। अब सेकंड सब पार्ट को इसको तोड़ना मत दो पार्ट में, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट अलग अलग लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 मार्कर है और तुम्हारे इतने पॉइंट्स बन ही नहीं पाएंगे कि तुम दोनों में अलग अलग पॉइंट्स लिख दोगे, वही सिमिलर पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम पहले इंट्रोडक्शन में PDS समझा देंगे, फिर ये दोनों सब पार्ट्स एड्रेस कर देंगे। ठीक है, अब क्या है PDS, क्या है PDS का क्या पर्पस था? तो कब लाई थी गवर्नमेंट, क्या पर्पस था? फूड स्कार्सिटी ओवरकम करना। तो क्या है? द PDS सिस्टम evolved as a tool to manage food scarcity। ठीक है, उसे अंडरलाइन कर दो। कैसे करेगा वो उसको? थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। एंड क्या क्या कवर करता है वो, क्या उसका पर्पस है, कितने बेनिफिशरीज हैं? तो वो लिख दो डेटा थोड़ा सा। इट कवर्स अराउंड 81 करोड़ बेनिफिशरीज, उसको बॉक्स कर दो। ठीक है, हाउएवर क्या क्रिटिसिज्म है उसका? इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू मिस्ड टारगेट्स एंड फ्लॉड अप्रोच। तो वही उसने पूछा था ना, चैलेंजेस क्या हैं, तो हमने चैलेंजेस से पहले एक लिंक कर डाल दिया कि ये हाउएवर इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू मिस्ड टारगेट्स एंड अ फ्लॉड अप्रोच। ऑलराइट, अब क्या है सब पार्ट? मेजर चैलेंजेस। तो सीधा वो उठाओ और लिख दो। PDS में हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में क्या क्या चैलेंजेस थे PDS में। वही हमारा ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट और फूड सब्सिडी बिल, फिस्कल बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और लीकेजेस हो रहे हैं। किसने बोला? ये शांता कुमार पैनल ने। ठीक है, उसके अलावा WTO वाला पंगा, वो बोल रहा है कि ये वॉयलेटिव है, हमारी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ हैं ये। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का वॉयलेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स हो रहे हैं, और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का इशू है। क्या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का क्या इशू है? कि हम खाली व्हीट राइस पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मेजर चैलेंजेस, हाई फिस्कल बर्डन। अब ये कीवर्ड्स हैं, इनको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर कर दिखाना है तुम्हें वहाँ पर। ऑलराइट, हाई फिस्कल बर्डन ड्यू टू इंक्रीज्ड फूड सब्सिडी बिल। और क्या है? सेंट्रल इशू प्राइस अभी तक उतना ही चल रहा है, 2 रुपये 3 रुपये वही चल रहा है, 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल। ठीक है, तो सेंट्रल इशू प्राइस फिक्स्ड सिंस 2013। ऑलराइट, फिर उसके अलावा फिस्कल बर्डन, फिस्कल सब्सिडी, फूड सब्सिडी बिल बढ़ रहा है, तो वो कैसे दिखाएंगे हम? वो उसको दिखाएंगे हम
डायग्राम बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर, तुम्हें बोला है GS3 एग्रीकल्चर इकोनॉमी में फ्लो चार्ट डायग्राम बनाकर दिखाना ही दिखाना है। तो कितना है हमारा फूड सब्सिडी बिल, भी कितना चल रहा है, 2 लाख करोड़। तो 25 में, उससे पहले 2.1 था, उससे पहले 2.7, फिर 2.8। ठीक है, तो ऐसे बनाकर दिखा दो। ऑलराइट, यहाँ लिख दो लाख करोड़, फिर इसको ऐसे बॉक्स कर देना। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको लिख लिया, ऐसे इसको हमने बनाकर दिखा दिया। अब इसको बॉक्स को बनाने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज द स्केल, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स ऐसे ही बना दिया। उसके अलावा क्या इशू है हमारा, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, बफर स्टॉक से 2x 3x होने वाला है। ये सब हमने एग्रीकल्चर वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है, हाई लीकेजेस, ये किसने बोला है, शांता कुमार पैनल ने। तो हाई लीकेजेस हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन। अब पीडीएस में क्या इशूज़ है, तुम्हें बताया था मैंने कैसे इसका तरीका है। पीडीएस, प्रोक्योरमेंट में क्या इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इशू है, स्टोरेज में क्या इशू है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है क्या क्या इशूज़ हैं, लीकेजेस हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास, ये स्टोरेज में आ गया इशू। ठीक है, फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज़ हैं, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स हैं। राइट, तो यही सारी चीज़ें हैं। हाई लीकेजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, कितना है ये, मोर देन 40%। किसने बोला है, शांता कुमार पैनल। ठीक है, तो ऐसे हमने बनाकर लिखकर उसे दिखा दिया। अब इसके अलावा क्या क्या पंगा चल रहा है पीडीएस में, और क्या इश्यूज हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हाई हैं, इन न्यूट्रिशन का चक्कर है, डाइवर्सिटी है ही नहीं, खाली हम कोर्स ग्रेन्स राइस वीट पर फोकस कर रहे थे, तो वो लिख देंगे हम, हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन वाला, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। फोकस ऑन grains like राइस वीट। ऑलराइट, इसके अलावा क्या इशू है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पंगा था, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स भी हैं, एक एक बंदे के नाम पे 4 4 राशन कार्ड बने हुए थे, और एक का तो आधार कार्ड चल ही नहीं रहा था, ये पंगा है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स। उसके अलावा क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या बोल रही है कि ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम जाएंगे किस पे, क्या है सब पार्ट अगला, उसने क्या पूछा है, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, उसको मोर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखने हैं, तो हम वही लिख देंगे, वही एग्जैक्ट कीवर्ड लिखना जो वहाँ मेंशन है, स्टेप्स टू मेक इट इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट।
ठीक है, तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो लिख दो। क्या क्या स्टेप्स चाहिए, जो चैलेंजेस हैं उसका उल्टा स्टेप चाहिए। ओपन एंडेड है उसको क्लोज एंडेड कर दो। फिर उसके अलावा लीकेजेस को चेक करो, और फिस्कल सब्सिडी बिल ज़्यादा हो रहा है तो 80 करोड़ की जगह 70 करोड़ को दे दो। ऑल राइट, तो वही सारी चीज़ें तुम्हें मेंशन कर कर बतानी है वाया नीति आयोग ने क्या बोला, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, शांता कुमार ने क्या बोला, उनके थ्रू तुम्हें बताना है। अपने पॉइंट्स लिखेंगे, साथ में आर्गुमेंट लिखेंगे, सब्सटैंशिएट करेंगे वाया नीति, वाया इकोनॉमिक सर्वे, वाया पैनल। तो ऐसे लिखना है ताकि उसे लगे कि हाँ इसको पूरी डेप्थ है, नॉलेज है, डिटेल में इसने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है हमारे, रिड्यूस कवरेज अंडर NFSA फ्रॉम 80 to 70। ये किसने बोला, नीति ने। ठीक है, फिर और क्या करना है, सेंट्रल इशू प्राइस 2013 से अभी तक फिक्स है तो उसको चेंज करो। सब ने यही बोला, शांता ने भी बोला, इकोनॉमिक सर्वे ने। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे के नाम से लिख देंगे कि इंक्रीज द सेंट्रल इशू प्राइस, CIP। कौन बोल रहे हैं ये, इकोनॉमिक सर्वे। ऑलराइट, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करो लीकेजेस को रोकने के लिए। GPS ट्रैकर लगा दो। ट्रक लेकर निकला 100 टन, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हो गया 50 टन। ठीक है, फिर GPS ट्रैकिंग फॉर लीकेजेस। किसने बोला ये अगेन, शांता कुमार। तो उनके नाम से लिख दो, शांता कुमार। उसके बाद क्या करना है हमें, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे दो या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दो, ताकि हमें स्टोर करना ही ना पड़े, गोदाम में पड़ा पड़ा वेस्ट ना हो वो, क्योंकि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है ही नहीं। अगर वेस्ट हो जाएगा उसका क्या फ़ायदा। इसकी जगह डायरेक्टली उनको पैसे दे दो, वो खरीद लें। मोर मूव टूवर्ड्स कैश ट्रांसफर। ठीक है, एग्जाम्पल PM आशा। राइट, फिर क्या करना है हमें, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट को ख़त्म करना है। तो लिख दो एंड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। अब हमारे को लिखना है एक कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, PDS का क्या पर्पस था, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फूड स्कार्सिटी को ओवरकम करना। ठीक है, तो वो कौन सा SDG बताता है, बोला ना, कोशिश करना कि कंक्लूजन SDG वगैरह लिख दिया करो। ठीक है, तो क्या होगा, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन। तो SDG 2 है हमारा, एलिमिनेशन ऑफ हंगर। तो अगर PDS रिफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, PDS रिफॉर्म करने से इट विल लीड टू बेटर फिस्कल मैनेजमेंट और इट कैन अपलिफ्ट द मिलियंस आउट ऑफ हंगर, जो हमारा टारगेट है अंडर SDG 2। तो लिख दो रिफॉर्म्ड PDS will lead to better fiscal management and has the potential to uplift millions out of hunger। ठीक है, ये हो गया हमारा SDG 2। ऑलराइट, सो ये बनेगा हमारा एक बढ़िया आंसर, जिसे हम वहाँ पर लिखेंगे 7 मिनट में। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि यहाँ बस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन ही हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें ऐसा आंसर 7 मिनट में लिखना है, तभी एग्जामिनर 10 में से तुम्हें 4, 4.5 देगा। और इसी को ही इम्प्रूव करके हमें किस पे लेकर जाना है, 5, 5.5 पे। ठीक है, तो हमने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया PDS का पर्पस क्या है, फूड स्कार्सिटी ओवरकम कर रहा है, हमने उसको डेटा भी दे दिया। फिर डायरेक्टली हमने
कीवर्ड पकड़ा, क्या है मेजर चैलेंजेस, यही पूछा ना उसने सबसे पहले कि मेजर चैलेंजेस क्या है, तो हमने डायरेक्टली कीवर्ड पकड़ा और उसे एड्रेस किया। फिर हमने यहाँ पर उसे डायग्राम ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया, सारे पॉइंट्स लिख के सबको सब्सटैंशिएट किया विद इकोनॉमिक सर्वे विद शांता कुमार विद नीति आयोग। ठीक है, उसके बाद उसको स्टेप्स बताए। तो कितने पॉइंट्स कवर कर लिए हमने, 7 चैलेंजेस बता दिए, 5 उसको ऐसे स्टेप्स बता दिए, तो 12 पॉइंट्स ये हो गए। इसके अलावा हमने डायग्राम बनाया, हमने एक बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखा, एक बढ़िया कंक्लूजन लिखा, एसडीजी लिखा, तो वो अपने आप ही 10 में से 5 नंबर तो देगा ही देगा। विल बी फोर्स टू गिव यू मार्क्स, क्योंकि तुमने इतने अच्छे इतने बढ़िया पॉइंट्स लिखे, सारे पॉइंट्स को तुमने सब्सटैंशिएट किया, कमेटी रिपोर्ट से बैक किया अपने पॉइंट्स को, और ये डेटा भी दिखाया। तो ऐसे ही वहाँ पर करना है, हवा में बातें नहीं करनी, क्योंकि GS3 के आंसर, GS3 के क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं कि कोई लेमैन भी बता सकता है, बट अब उसमें और तुम्हें क्या फ़र्क होगा, तुम स्पेसिफिक चीज़ों के साथ बताओगे। तुम्हें पता है इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, तुम्हें पता है शांता कुमार ने क्या बोला, तुमने बजट पढ़ा है, बट वो लेमैन ने बजट नहीं पढ़ा। ठीक है, वही एग्जामिनर को दिखाना है कि तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज है, चाहे नॉलेज है भी या नहीं, बट ऐसे तुम दिखा सकते हो इसको। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ विल हैव टू राइट दिस आंसर। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा यही, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड occurrence of cloudburst in the context of Indian subcontinents, discuss 2 recent events. This is again a PYQ disaster management का GS3 में उसने पूछा है 2022 में। अब फिर से तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और इसे स्ट्रक्चर करो, स्ट्रक्चर इट। कर लिया स्ट्रक्चर, कितने सब पार्ट्स बन रहे हैं, कैसे इसको स्टार्ट करोगे बताओ। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें बताएंगे मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउडबर्स्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये याद रखना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में उसने पूछा है। फिर उसने पूछा है 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करो। तो सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा क्लाउडबर्स्ट है क्या। ऐसी कभी भी चीज़ है लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स, तो उसमें कोशिश करना बताने की कि क्या होता है, वो डिफाइन कर दिया करो। इस वाले में डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन अच्छी रहती है। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है बताएंगे। फिर पहला सब पार्ट क्या बन गया, मैकेनिज्म एंड अकरेंस। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको सेम क्लब मत कर लेना। ठीक है, इनको दोनों को, मैकेनिज्म और अकरेंस को हमें दोनों को अलग से बताना पड़ेगा, और हमें खाली इतना ही वहाँ पर शीट मिलेगी, यही 2 पेज में हमें इसको आंसर लिख के दिखाना है। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, क्या बोला है IMD ने, तो क्लाउड बर्स्ट इज अ सडन लोकलाइज्ड डाउनपोर ओवर एन एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, लोकलाइज एरिया में। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ इसके बाद, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। क्लाउड बर्स्ट क्या है, इज अ सडन localized downpour over an area in a ये लोकलाइज कीवर्ड है यहाँ पे, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देना। तो दिस इज अ सडन लोकलाइज डाउनपोर ओवर एन एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब उसने क्या पूछा था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें बताना पड़ेगा कि IMD क्या डिफाइन कर रही है क्लाउड बर्स्ट को। ऐसे ही थोड़ी, कुछ तो डिफाइन किया होगा ना IMD ने, तो अकॉर्डिंग टू IMD ये लिखना था वहाँ, इसी के वहाँ मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, वरना तो कोई भी बता दे। ठीक है, न्यूज़ वाले जाकर बता दे कि हाँ बादल से बारिश आती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, तो तुम्हें स्पेसिफिक बताना है। इफ़ कितने सेंटीमीटर रेनफॉल, इफ़ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है, कितने mm हो गया, खुद गिन लेना 10 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करके। इफ़ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिसीव्ड
एट अ स्टेशन। कितनी देर में? 1 घंटे में। ठीक है, ये IMD की डेफिनेशन है। तो इफ 10 सेंटीमीटर इज रेनफॉल इज रिसीव्ड एट अ स्टेशन इन 1 आवर, द रेन इवेंट इज टर्म्ड एज क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे बता दिया। ठीक है, तो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिखा दिया, जब 10 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 घंटे में हो रही है तो IMD ने उसे बोला है क्लाउड बर्स्ट। अब उसके बाद क्या है? मैकेनिज्म एंड अकरेंस। तो इसमें तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिखाने की ज़रूरत है। डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो। देखो कैसे करेंगे। अब लिखेंगे पहले हेडिंग वही सेम, मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, यही पूछा है उसने। तो मैकेनिज्म बनाकर दिखा देते हैं और बता देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा डायग्राम बना देना। अब क्लाउड बर्स्ट प्लेन्स में भी होता है, पहाड़ों पे भी होता है। ठीक है, तो ये बादल बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बढ़ते हैं, बारिश आ जाती है, फ्लड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने एक फिगर सी बनाकर दिखा दी। अब उसके नीचे लिख देना फिगर। कोशिश करना कि इसको बॉक्स कर दो, तो बस एक लाइन खींच देंगे। अब हम वही बता रहे हैं जो यहाँ हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं ना, वही हमें डिटेल में बताने हैं। जो यहाँ देखो 1 2 3 4 ये क्या हो रहा है, उसको वही हम नीचे डिटेल में समझाएंगे। तो क्या हो रहा है? वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास राइज कर रहा है रैपिडली। अब किस वजह से हो रहा है? या तो कन्वेक्शन की वजह से हो सकता है या ओरोग्राफिक की वजह से हो सकता है। हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो पहाड़ में क्या है? ओरोग्राफिक। तो क्या होता है? वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास rises rapidly। ठीक है, क्यों हो रहा है वो? आइदर थ्रू कन्वेक्शन और ओरोग्राफिक। ऐसे वैसे इसके बाहर जाना मत। ठीक है, ये तुम्हें एरर्स भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ में, ये चीज़ नहीं करनी। तो इसको अगले पॉइंट से लिखना। तो क्या हो रहा है? कन्वेक्शन और ओरोग्राफिक हो रही है, वो राइज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? जब वो राइज करेगा, असेंड करेगा, तो रैपिडली कूल करेगा। बादल अपने साथ मॉइस्चर लेकर जा रहा है, कंडेंसेशन होगी और लार्ज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो एज इट असेंड्स, तो वही चीज़ तो हमने दिखाई है। यहाँ से बादल बनना स्टार्ट हुआ, असेंड हुआ, तो वो और बड़ा होता गया, कूल डाउन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और क्यूमुलोनिम्बस बन गया। सिंपल 9th क्लास ज्योग्राफी। कूल्स रैपिडली। ठीक है, क्यों? फिर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, और लार्ज क्यूमुलोनिम्बस, अब ये कीवर्ड हो गया, लार्ज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या हुआ? वो ऊपर असेंड हुआ, कूल डाउन हुआ, कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड लार्ज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। पता है क्यूमुलोनिम्बस? जो बारिश वाले काले घने बादल होते हैं वो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। उसके बाद क्या हुआ? लैक ऑफ अपर एयर प्रिवेंट्स डिसिपेशन और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो लैक ऑफ अपर एयर, उसका साइज बड़ा होता जाता है, प्रिवेंट्स डिसिपेशन
इंक्रीज इन मॉइस्चर ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, ड्रॉप्स बड़ी होती गई, एक टाइम के बाद वो सब कुछ एक्यूमुलेट करके संभाल नहीं पाया, तो फिर क्या हो जाएगा, सडन लोकलाइज्ड डाउनपोर। वही उसकी जो डेफिनेशन है, क्या हुआ, सडन लोकलाइज्ड डाउनपोर। इसको अंडरलाइन कर देना, सडन लोकलाइज्ड डाउनपोर। क्या हुआ इससे, रिलीजेस ऑल द मॉइस्चर एंड टोरेंशियल रेन्स। ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसे ही समझा देना, वहाँ एक एक लाइन कर कर पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट कर कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, फिर बारिश आई, फ्लैश फ्लड्स हो गए, ठीक है। तो हमने उसको पूरा मैकेनिज्म यहाँ डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया और नीचे बता भी दिया कि 1 2 3 4 ये क्या है, ठीक है। एयर मास, वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास था, वो राइज किया कन्वेक्शन के थ्रू या ओरोग्राफिकली, क्लाउड्स बन गए, असेंड हुए, क्लाउड्स असेंड हो रहे थे, ठीक है। फिर कंडेंसेशन होती गई, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन गए, ठीक है। फिर और ज़्यादा मॉइस्चर आता गया उनमें, और सडन क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आ गया जब वो अपना मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाए, तो उससे सडन लोकलाइज डाउनपोर हुआ, सारा मॉइस्चर दे रिलीज, टोरेंशियल रेन्स हुई, फ्लैश फ्लड्स आ गए, ठीक है। अब सेकेंड सब पार्ट में क्या पूछा उसने, अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्ड्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अकरेंस में हम बता दो कहाँ कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, तो हम बता देंगे। अकरेंस में किधर होते हैं, मोस्टली हिल्स पे ही होते हैं, हिमालयाज में होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स आर मोर प्रोन टू क्लाउड बर्ड्स कंपेयर टू माउंटेन रीजन्स लाइक हिमालयाज are more prone compared to plains, ठीक है। ये हमने उसको समझा दिया। फिर कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज का एग्जांपल दे दो, जैसे हिमाचल, केरला, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। फिर और क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये, शेप्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी ऑलराइट। फिर क्या हो रहा है, मानसून का इन्फ्लुएंस हो रहा है, मानसून से मॉइस्चर भरी विंड्स लेकर आती है वो, ठीक है। जब वो लेकर आ रही है और उस एरिया में जितना मॉइस्चर है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर वो और क्लाउड बड़ा होता जाएगा। मॉइस्ट विंड्स या फिर मॉइस्चर लेडन मानसून winds cause heavy rainfall, ठीक है। उसके अलावा कोई एरिया स्पेसिफिक बता दो, रीजन्स। तो अकरेंस में हमारा बस यही मतलब हो गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन से रीजन में हो रहा है, बस वो बता देंगे। फ्रीक्वेंटली इन एरियाज लाइक J&K, हिमाचल, फिर उत्तराखंड, हर साल होता है उत्तराखंड में, और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा है, डिस्कस टू रीसेंट एग्जाम्पल्स, तो हम एग्जाम्पल्स भी बता देंगे, ऐसे अलग से बनाकर दिखाना बीच में ही, ताकि लिखकर मैं छोड़ देना एग्जाम्पल्स, उसे ऐसे अलग से दिखना चाहिए कि जो सब पार्ट है एग्जाम्पल्स वाला वो तुमने एड्रेस किया है। एग्जाम्पल्स 2022 में किधर हुआ था, अमरनाथ केव के पास हुआ था ना, पहलगाम, नियर अमरनाथ श्राइन। फिर उसके अलावा उत्तराखंड में हर बार होता है, तो लिख दो ऐसे ही, उत्तराखंड, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, चमोली, उत्तरकाशी,
क्या हुआ उससे? लेड टू लॉस ऑफ लाइव्स, प्रॉपर्टी, सिंपल। ये हमने एग्जांपल्स उसके बता दिए। अब हम बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कंक्लूजन देखना है हमें। तो हम या तो बता सकते हैं कि इसको हमें एड्रेस करना ज़रूरी है मिटिगेशन के लिए, और क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम? अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, एड्रेस करना इसीलिए है ज़रूरी ताकि हम उसका इम्पैक्ट कम कर पाएँ, उसके थ्रू जो लॉसेस हो रहे हैं वो हम कम कर पाएँ। तो इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए हमें, बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस चाहिए, इज क्रूशियल इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो सिंपल लिखकर बता दो, इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा बेटर disaster preparedness is crucial in mitigating the impact of cloud burst। सिंपल, ऐसे हमने कंक्लूजन भी लिख दी इसकी। ठीक है, तो वहाँ 7 मिनट में लिखना है तुम्हें आंसर, जो अभी हमने 10 मिनट में लिखा है। तो समझ गए, पहले हमने उसको एक्सप्लेन कर बता दिया क्लाउड बर्स्ट क्या है, हमने डायग्राम बनाकर दिखा दिया, उसे लेबल कर दिया, फिर पूरा मैकेनिज्म समझाया, फिर एक्करेंस वाले पार्ट पे आए, हमने एग्जांपल्स देकर भी समझाया। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इंडिया में कौन सा पार्ट ज़्यादा वल्नरेबल है। फिर उसने क्या पूछा था? 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स, तो दोनों हमने एग्जाम्पल्स देकर बता दिया। फिर उसके बाद बोला कि अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस चाहिए, अगर इसका इम्पैक्ट हमें कम करना है। ऑलराइट, तो ऐसा वहाँ पर तुम्हें आंसर लिख के आना है 7 मिनट में। उसमें डायग्राम दिखाओ, ठीक है, उसमें डेटा, एग्जाम्पल्स, रिपोर्ट डालो, IMD यूज़ करो। तो ऐसे स्पेसिफिक चीज़ लिखनी होती है वहाँ पर। ऑलराइट, तो ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर तुम लिख पाओगे वहाँ पर। ठीक है, समझ गए अब इस चीज़ को? समझ में आ गया? तो देख लिया हमने, पहले इकोनॉमी के हमने कवर किए, फिर हमने कवर किया इंटरनल सिक्योरिटी। अब इकोनॉमी में हमने सारा इकोनॉमिक सर्वे, डेटा, सब कुछ उसे डालकर दिखाया है, स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हैं, तभी वो वहाँ पर मार्क्स देगा। मैं आई एम अगेन टेलिंग दिस, स्पेसिफिक चीज़ें लिखोगे तभी GS3 में मार्क्स आएंगे। अगर हवा में बातें करोगे, जनरल पॉइंट्स लिखोगे, तो फिर 70-80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा वो। ठीक है, कीवर्ड्स लिखकर दिखाने, जैसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया, क्राउडिंग इन हो गया। ठीक है, ऐसे ही इंटरनल सिक्योरिटी में हमने किया, और उसमें डायग्राम तो बनाना ज़रूरी है ही, हमने मैप बनाकर दिखा दिया। ठीक है, इसमें भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए, हर सब पार्ट को इंडिविजुअली हमने एड्रेस किया है यहाँ पर, उसको सब हेडिंग को बॉक्स करके लिखा है, फिर एक कंक्लूजन डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर आया एग्रीकल्चर, उसमें भी हमने फ्लो चार्ट बनाया, फिर नीति, शांता कुमार सब यूज़ किए। ऑलराइट, और लास्ट में हमारा है क्लाउड बर्स्ट, जिसमें हमने समझा दिया क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, और डायग्राम भी दिया उसमें उसको एक, फिर एक कंक्लूजन दे दिया अर्ली वार्निंग सिस्टम कीवर्ड वाला बता के। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें GS3 को अप्रोच करना है, स्पेसिफिक चीज़ें लिखोगे वहाँ पर, तभी वो GS3 में मार्क्स देगा, वरना GS3 में मार्क्स कम रहेंगे, 70-80 तभी आते हैं। ठीक है, समझ गए अब कैसे करना है? अब इसके बाद याद रखना, अब इस सीरीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रहेगा, एक पर्टिकुलर शेड्यूल रहेगा। हमने GS1 देख लिया, GS2 देख लिया, GS3, तीनों की आंसर राइटिंग देख लिया। अब ऑलरेडी वी हैव शेयर्ड द न्यूज़ विद यू कि हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग, बोथ फॉर PS, PSIR एंड GS। ठीक है, तो PSIR और GS दोनों के लिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चलेगी YouTube पर, सिर्फ YouTube पर चलेगी ये, हमारे UPSC ब्लूप्रिंट बाय अनअकैडमी वाले चैनल पर। और इसकी सारी डिटेल्स, शेड्यूल वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, UPSC ब्लूप्रिंट
बाय अनअकैडमी सर्च कर लेना, वरना लिंक भी दिया हुआ है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम्हें ये चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं उधर ही शेयर करूँगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने फॉर्मेट सोचा है TTS। हर ट्यूसडे को हम कर लेंगे GS की आंसर राइटिंग, हर थर्सडे को हम करेंगे PSIR की आंसर राइटिंग। अगर तुम्हारा PSIR ऑप्शनल नहीं है तो भी तुम इसको फॉलो कर सकते हो, अपना ऑप्शनल इसमें जोड़ लेना। फिर हम सैटरडे को करेंगे एक लाइव मेंटरशिप कॉल। तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, जो भी हैं, वो सब क्वेरीज लिख कर रख लेना। मैं एक गूगल फॉर्म भी शेयर कर दूंगा, तुम उसमें लिख कर पूरे हफ्ते की क्वेरीज मेंशन कर सकते हो। हम वो सारी डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेरीज होंगी वो भी हम उस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये लाइव रहेगा यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही होंगी और इसकी पूरी डिटेल्स आंसर राइटिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कवर करना है, 4 महीने का, अगले 3 महीने का क्या टाइम टेबल रखना है, कैसे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे हम, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा, शेड्यूल दे दूंगा, तुम्हें उसी को ही फॉलो करना है। मान लो पहले हमने एथिक्स से शुरू किया, तो पहले एथिक्स कंप्लीट किया कुछ पार्ट, फिर उसके आंसर राइटिंग करी, फिर अगला पार्ट, फिर उसकी आंसर राइटिंग, फिर पॉलिटी या GS1 पे है उसकी आंसर राइटिंग करी। तो ऐसे हम वीकली चलेंगे। तो तुम अपने अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को कवर कर लेना, ठीक है। उसके नोट्स बना लेना, फिर मिलके आंसर राइटिंग करेंगे। उसके अलावा जो भी डाउट्स आएंगे तुम्हारे वो हम वीकली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम इसमें कुछ स्पेशल सेशंस भी रखेंगे, जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है ना सेशन साइंस एंड टेक के, वैसे ही स्पेशल सेशन, स्ट्रैटेजी सेशंस, और नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस कैसे कवर करना है, everything we will discuss, and this initiative is completely free of cost for everyone on our YouTube channel UPSC Blueprint by Unacademy, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस, एनी अदर डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो वो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स। और येस 2025-26 अगर ये आपका टारगेट है तो येस यू कैन फॉलो दिस एंड यू शुड फॉलो दिस। अगले 3-4 महीने अगर आपने मेन स्पेसिफिक पढ़कर सारे अपने नोट्स बना लिए तो मेंस आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है, आपकी प्रिपरेशन आसान करना, मेंस की जर्नी आसान करना। वरना अगले साल तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास अगर प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया तो 2 महीने है मेरे पास, मैं कैसे कवर करूँगा, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स कैसे कवर करना है, ठीक है। तो इसीलिए अभी से ही टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, 3-4 महीने में इसको ख़त्म करो, कवर करके ख़त्म करो इसे। उसके बाद Jan-Feb से तुम 3 महीने मिलेंगे, आराम से प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए प्रीलिम्स के लिए, हो जाएगा उतने में, ठीक है। तो प्रीलिम्स भी इसके बाद साथ में देख लेंगे कैसे निकालना है, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और सारी चीज़ें चलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स और सजेशंस, so thank you so much. This is it for this lecture. All the best and have a great day.